में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ हैं शरद। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। मिजोरम की सभी और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 20 सीटों के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। 7 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। पांचों चुनावी राज्यों में प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के सिवनी और खंडवा में करेंगे जनसभाएं। कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारक भी जमकर कर रहे हैं प्रचार। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आज अंतिम दिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन कार्यक्रम को करेंगी संबोधित। नेपाल में भूकंप से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी। विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 150 के पार। गाजा से बंधकों की रिहाई सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर इजराइल के कई शहरों में हुए विरोध प्रदर्शन। वहीं अमेरिका ने गाजा में मानवीय युद्ध विराम की बात दोहराई, लेकिन कहा युद्ध विराम से हमास को फिर से संगठित होने में मिलेगी मदद। और क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से। कल खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 33 रन से दी शिकस्त। वहीं पाकिस्तान की न्यूजीलैंड पर जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका पहुंची सेमीफाइनल में। सबसे पहले बात अब मिजोरम विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। सभी राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय दलों के नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार अभियान में शामिल हुए। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होना है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। 7 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण के चुनाव में दुर्गम और माओवाद प्रभावित पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी जारी है। सुकमा जिले में 42 पोलिंग पार्टियों को और बीजापुर जिले में 34 पोलिंग पार्टियों को हेलीकॉप्टरों के जरिए मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में भाजपा जिला उपाध्यक्ष रतन दुबे की नक्सलियों ने हत्या कर दी। वे कौशलनार बाजार में भाजपा का प्रचार करने गए थे, जहां नक्सलियों ने उन पर धारदार हथियार से हमला करा। रतन दुबे की हत्या से भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष का माहौल है। और पांचों चुनावी राज्यों में प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली जनसभा दोपहर में सिवनी में होगी, वहीं दूसरी जनसभा खंडवा में होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। पहले चरण की चुनाव प्रचार थमने से पहले आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ में 2 जनसभाएं करेंगे। ये जनसभाएं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के कोटा विधानसभा और बिलासपुर जिले के मस्तूरी विधानसभा में होंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का पहला चरण में बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीट और राजनांदगांव
गांव क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होना है। केंद्र सरकार ने 29वें चरण के चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को अधिकृत किया है। ये बॉन्ड इस महीने की 6 से 20 तारीख तक बैंक की 29 शाखाओं से जारी और भुगतान किए जाएंगे। चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिन के लिए वैध होंगे। इसके बाद बॉन्ड जमा करने पर किसी भी राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा खाते में जमा किया गया चुनावी बॉन्ड उसी दिन भुगतान किया जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। अलग है हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद स्वागत है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आज अंतिम दिन है। वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम के समापन सत्र को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी उपस्थित रहेंगे। इस 3 दिवसीय मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का आखिरी दिन है आज, और इस कार्यक्रम में देश सहित दुनिया भर के खाद्य उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल मुंबई का दौरा करेंगे। अपने 1 दिवसीय दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारतीय औद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT बॉम्बे का दौरा करेंगे, जहां वे संस्थान के छात्रों और संकाय सदस्यों से बातचीत करेंगे। नीति आयोग आज नई दिल्ली में परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी, विकास, प्रगति और नवाचार को बढ़ावा देने पर एक कार्यशाला कर रहा है। वह G20 नई दिल्ली घोषणा के अनुरूप 10 विषयों पर हो रही कार्यशालाओं की श्रृंखला में चौथी होगी। ये कार्यशाला इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से आयोजित की गई है। ये कार्यशाला G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में उल्लेखित उद्देश्यों और परिणामों को प्राप्त करने के लिए आगे के रास्ते और आवश्यक संसाधनों की पहचान करने हेतु DPI क्षेत्र में विशेषज्ञों, उद्यमियों, नव प्रवर्तकों, शिक्षाविदों एवं थिंक टैंक के प्रतिनिधियों और सरकार के विभिन्न विचारों को एक साथ लाने का प्रयास करेगी। इस कार्यशाला को 4 खंडों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक खंड का लक्ष्य विशिष्ट कार्य बिंदुओं और रणनीतियों में एकजुटता लाना होगा, जो NLD में निर्धारित दृष्टिकोण को लागू करने के लिए आवश्यक है। ऐसी 10 फीडर विषयगत कार्यशालाएं 1 नवंबर से 9 नवंबर तक आयोजित की जा रही हैं। कार्यशालाओं के विषयों में G20 से G21, विकास के लिए डेटा, पर्यटन, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, सतत विकास लक्ष्य, व्यापार, भारतीय विकास मॉडल, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार एवं जलवायु, वित्त और हरित विकास शामिल हैं। नेपाल में शुक्रवार रात आए विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 150 के पार हो गई है। नेपाल में भूकंप से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। 6.4 तीव्रता वाले इस भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के कारण ज्यादातर लोगों की मौत रुकुम पश्चिम और जाजरकोट में हुई है। नेपाल में भूकंप से भीषण तबाही और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है। कई गांव मलबे में तब्दील हो गए हैं। और हमास द्वारा गाजा में बंधक बनाए गए इजरायलियों की रिहाई सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर इजरायल के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास के बाहर भी लोगों ने प्रदर्शन किए। इस दौरान पीएम नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की गई। हमास द्वारा गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों ने सरकार की आलोचना की। उन्होंने बंधकों के सकुशल घर वापसी की मांग की है।
टेल अवीव में हजारों लोगों ने बंदियों की तस्वीरें प्रदर्शित करते हुए उन्हें रिहा करने पर जोर दिया। बात करें वर्ल्ड कप की तो वनडे विश्व कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आमने सामने होगी। मौजूदा विश्व कप में टीम इंडिया जीत के रथ पर सवार है। इस विश्व कप में रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम लगातार 7 मुकाबलों को जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने वाली पहली टीम बन गई है। दक्षिण अफ्रीका टीम का इस विश्व कप में अब तक का प्रदर्शन भी शानदार रहा है। दक्षिण अफ्रीकी टीम ने अब तक 7 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 6 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। अंक तालिका की बात करें तो ये टीम पहले पायदान पर स्थित भारत के बाद दूसरे पायदान पर है। और आईसीसी वनडे विश्व कप में कल खेले गए एक मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 21 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड से जीत के लिए मिले 402 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने डकवर्थ लुइस नियम से न्यूजीलैंड को 21 रन से हराया। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। और वनडे विश्व कप में कल खेले गए एक अन्य मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 33 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 287 रन का लक्ष्य रखा था। ऑस्ट्रेलिया के लिए मानुष लाबुशेन ने सबसे ज्यादा 71 रन बनाए। कैमरून ग्रीन 47 और स्टीव स्मिथ ने 44 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए क्रिस वोक्स ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिए गए लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की टीम 253 रन ही बना सकी और मैच हार गई। इसके साथ ही इंग्लैंड सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम 4 में जगह बनाने के लिए अपना दावा मजबूत कर लिया है। और इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला दूरदर्शन न्यूज पर जारी रहेगा। फिलहाल मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।